जय भीम साथियों, मैं सुमित चौहान। इस वक्त मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर हूं और मेरे साथ जो ये लोग आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय मूल निवासी संघ जो कि एक बहुजन संगठन है उसकी तरफ से हैं और मेरे साथ उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं ताराराम जी हैं। इनसे हम कुछ ज़रूरी सवाल पूछेंगे किसान आंदोलन और बहुजन मुद्दों से जुड़ा हुआ। तो ताराराम जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो किसान आंदोलन है, इस देश में जब किसानों की बात आती है तो एक खास वर्ग, एक जाति के लोगों की बात आती है जिनके पास ज़मीन है, जो जो ज़मींदारी प्रथा के साथ में काम करते हुए आए हैं। बहुजन समाज के पास तो ज़मीन नहीं है, फिर आप लोग ये आंदोलन में किसका समर्थन करें? हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं है। ऐसा है चौहान जी, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर ये आंदोलन है और इसको नाम दिया गया है किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन में कुछ लोग ज़रूर हैं, जिस तरीके से ज़मींदारी की आप बात कर रहे हैं, वो 1-2% लोग होंगे जिनके पास थोड़ी ज़्यादा ज़मीन होगी या ज़्यादा उपजाऊ है, ज़्यादा आय की बात है। वरना इस देश का 70% जो आबादी है बहुजन। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुजन को और किसान को अलग किया जा रहा है या अलग दृष्टि से देखा जा रहा है, अलग पेश किया जा रहा है। तो बहुजन का मतलब ही है, साधारण भाषा में कहें तो अधिक जन। और अधिक जन कौन है? जैसे कि आपके चैनल का नाम है द शूद्रा। तो इस देश के अंदर जब वर्ण व्यवस्था के अंदर इस देश के 85% लोगों को जो शूद्र कहा गया था और जो अशुद्ध अतिशूद्र कहा गया था, वही बहुजन है। जिसके अंदर आज का कॉन्स्टिट्यूशनल पहचान के आधार पर हम देखें तो एससी है, एसटी है, ओबीसी है और माइनॉरिटी है। ये लोग जो हैं, ये लोग भारत के मूल निवासी और शूद्र हैं। तो उन्हीं को आज हम बहुजन कह रहे हैं। तो ये जो किसानों का आंदोलन है, अगर ये किसानों का आंदोलन है तो बहुजनों का ये आंदोलन पहले हो गया, क्योंकि बहुजन ही किसान है, बहुजन ही मजदूर है, बहुजन ही कमेरा वर्ग है, बहुजन ही कमा कर खाने वाला वर्ग है और बहुजन ही सबको खिलाने वाला वर्ग है। इसलिए ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये बहुजनों का आंदोलन है। और हम लोग जैसी भाषा मीडिया के लोग कहें या सरकार में बैठे हुए लोग कहें, वे जिस तरीके से शब्दों का षड्यंत्र करके इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और खाली किसानों तक सीमित करना चाह रहे हैं, हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से और तमाम जो बहुजन विचारक संगठन हैं उसके माध्यम से हम लोगों ने इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का फैसला 22 दिसंबर को किया। चूँकि हम समर्थन बहुत पहले ही दे चुके थे, लेकिन उसके बाद में हम लोगों ने इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का फैसला किया। राष्ट्रव्यापी आंदोलन का मतलब जन आंदोलन, यानी कि आम आदमी का आंदोलन। ये सिर्फ अन्नदाताओं का आंदोलन नहीं है, ये अन्न खाताओं का आंदोलन भी है। क्योंकि सबसे बड़ी जो आफत आने वाली है वो अन्न खाताओं पर आने वाली है। क्योंकि अगर मान लीजिए जिस तरीके का उन्होंने ज़मीन हड़पने का मामला बनाया और ज़मीन कॉरपोरेट के पास चली जाएगी और अपनी ही ज़मीन पर जब किसान मजदूर बन जाएगा और उसे 12 घंटे कैमरों की नज़र में काम करना पड़ेगा, और अगर वो 12 घंटे में थोड़ा भी इधर उधर होता है तो उसके खेत के अंदर उसको जो है उसकी मजदूरी में कटौती होगी, फसल को उसका जो है क्वालिटी कम करके दाम दिया जाएगा। ऐसा बहुत सारा षड्यंत्र है। इसके मुताबिक अगर हम देखें तो जब ये कॉरपोरेटर उसको अपने वेयर हाउस में अनाज को भंडारण कर लेंगे और जब उनको 10 गुना रेट और 20 गुना रेट तक बेचने का अधिकार होगा, तो जो गेहूं आज 20-22 रुपये किलो आदमी खरीद कर खा रहा है, वही आप उसको 200 रुपये किलो मिलेगा। तो उधर 200 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा और उधर जो उसकी मजदूरी है, दिहाड़ी है, वो 300 से 150 रुपये पर आ जाएगी। 12 घंटे काम करने के बाद में उसकी आय घट जाएगी और उसकी जो है खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये आम आदमी का है, अभी तक इसको समझ नहीं रहा है कोई, क्योंकि लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर आरएसएस की पट्टी बंधी हुई है आंखों पर, किसी के बीजेपी की भक्ति चढ़ी हुई है, किसी को मोदी जी ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो इस आंदोलन को अभी भी पूरा मजबूत करने में आड़े आ रही है, लेकिन धीरे धीरे समझ रहे हैं लोग। और जबकि ये 50 दिन से भी ज़्यादा अब ये हो चुका है, तो आगे आने वाले समय में ये आंदोलन बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। ताराराम जी, आप एक बहुजन बुद्धिजीवी और विचारक के तौर पे भी आपकी पहचान है, तो मैं जाति के सवाल से जोड़ के ही किसानों से जुड़े हुए सवाल पूछूंगा। हरियाणा और पंजाब में दलितों की आबादी जो है काफ़ी है। पंजाब में करीब 30% आबादी है, लेकिन ज़मीन उनके पास 2% भी नहीं है। बहुत ही कम लोगों के पास ज़मीन है। ऐसा ही हाल हरियाणा का है। तो जब वो खेत में काम करते हैं तो जातीय उत्पीड़न भी उनका होता है,
दिहाड़ी नहीं देना या फिर दलित महिलाओं का यौन शोषण करना या बंधुआ मजदूरी कराना, तो ये जो पूरी ज़मींदारी प्रथा है, जो खेतीबाड़ी की जो प्रथा है, ये हरियाणा पंजाब में हमने देखा कि तमाम जो जातीय उत्पीड़न है वो ज़मीन से जुड़े हुए मसलों पर हुआ है, ज़मीन पर चाहे कब्जा कर लेना हो दलितों के उस पे। तो ये आंदोलन से आपको लगता है कि जो इस तरह की जो सोच थी, जो मनुवादी सोच थी, वो कमज़ोर पड़ेगी और भाईचारा, आपसी मेल भाव जो है और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप तो लगातार इसमें समर्थन दे रहे हैं, तमाम भागीदारी आप कर रहे हैं। जी, मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि जो इस प्रकार के आपने बताया कि उनका उत्पीड़न होता है, ठीक है, और कृषि के ज़मींदार लोग जो हैं वो आम भूमिहीन आदमी का मजदूर लेबर के रूप में उसको बुला करके वहाँ उसका हर तरह का शोषण करता है। लेकिन मैं उसको ज़मींदार को उसका शोषण करने के लिए जिम्मेदार नहीं मानता, ठीक है ना। वो जो शोषण करता है वो एक व्यवस्था के तहत कर रहा है, एक सिस्टम जो इस देश के अंदर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस सिस्टम को आर्टिकल 13 में पूरी तरह नास्ताबुद कर दिया, ख़त्म कर दिया और नए सिस्टम को इस देश में समानता पर आधारित सिस्टम को लागू कर दिया। लेकिन वो सिस्टम जो संवैधानिक सिस्टम, समानता वाला सिस्टम है, वो इस देश में पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाया। और जो पहले से सदियों से चला आ रहा सिस्टम है, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच भेदभाव, वो ऊपर नीचे का मामला, वो आज भी स्थापित है। उसी व्यवस्था के अंतर्गत ये जो बड़े या जमींदार लोग हैं ये आम आदमी का शोषण करते हैं। तो जिम्मेदार ये नहीं है, जिम्मेदार व्यवस्था है। अगर व्यवस्था को बदल दिया जाएगा तो ये लोग जो आज ये शोषण कर रहे हैं ये भी समझ जाएंगे, अरे ये हमारे भाई है। इनका शोषण करने का मतलब है मेरे, मान लो जैसे आपने कहा कि उनका यौन शोषण तक भी होता है, तो एक आदमी ये सोच लेगा कि यार मेरी बेटी और इस मजदूर की बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, ये भी समान है, मैं भी समान हूँ, तब वो शोषण अपने आप बंद हो जाएगा। तो इस आंदोलन से जो आपका समर्थन, जैसे कल भी मैंने देखा कि बहुजन समाज के बहुत सारे लोग लंबा तिरंगा लेकर आए और उन्होंने समर्थन दिया, और तमाम आप देखेंगे आंदोलन में बाबा साहब की तस्वीरें नज़र आती हैं और जय भीम के नारे नज़र आते हैं। तो इस आंदोलन से ये जातिवादी ढांचा कमज़ोर होगा क्या? किसानों में जो जो जातीय सोच थी वो कम होगी, वो कमज़ोर होगी इस आंदोलन से? देखिए चौहान साहब, जिस तरीके से मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ अभी, और ख़ास करके अभी जितने भी पूरे देश के अंदर ये पड़ाव हैं, चाहे वो शाहजहाँपुर राजस्थान बॉर्डर, चूँकि मैं राजस्थान से हूँ तो वहाँ पर हमारा बड़ा कैंप है। सिंगू बॉर्डर में हमारे पंजाब और हरियाणा के लोगों ने कैंप लगा रखा है। कल मैं टिकरी बॉर्डर पे था और पहले भी यहाँ गाजीपुर आकर के आज दोबारा आया हूँ। तो ये सारी बात जो हमें दिखाई दे रही है, मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ उसके मुताबिक इस देश के अंदर सदियों से जो जाति व्यवस्था या धर्म का भेद पैदा किया गया था, उसको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक दृष्टि से कि वो बहुत ही सिकुड़ता और ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और एक भाईचारा जो आपस में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ कोई भी धर्म का व्यक्ति नहीं है। यहाँ इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा पहले भारत पाकिस्तान करके, कश्मीर करके और ऐसा करके उन्होंने हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को बहुत बड़ा खड़ा किया था। लेकिन वो हिंदू एजेंडा जो है हिंदू मुस्लिम का, वो शाहीन बाग तक रहा, ठीक है, वो 2 अप्रैल 18 तक रहा, उस आंदोलन तक। लेकिन अभी जो किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन में हम देख रहे हैं कि वो बात कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूँ कि आज इस आंदोलन के अंदर मुस्लिम भी सेवा दे रहे हैं, सिख सेवा दे रहे हैं, और जितने भी बहुजन जिनको कह रहे हैं हम लोग, वो सेवाएं दे रहे हैं। अभी जो हमारा जो सबसे लास्ट भी तबका जिसको माना जाता है SC ST, वो भी इसमें शरीक हो गया है, वो भी अपनी सेवाएं और भागीदारी दे रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे अब तक समझ में नहीं आई है कि इस देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम था वो ख़त्म होकर के एक हो गया, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम करवाने वाला था वो हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। और इसलिए मैं किसान भाइयों से कई बार मंचों से भी कह चुका हूं कि भैया, आप लोगों ने जिनके खजाने भरे, जिन मंदिरों को आपने सोने के मंदिर बनाया, जहां सोने की ईंटें लगवाई, और जहां पर पूरा का पूरा कहते हैं कि तिरुपति बालाजी कह दो या इस तरीके के जो 5-5 वर्ष की भारत की पंचवर्षीय योजना चला सकते हैं, इतना बजट उनके पास में है, वे लोग 1 किलो दाल और चावल भी क्यों नहीं दे रहे हैं आपको? ठीक है, जबकि यहाँ किसान अपने खेत में से गोभी पुगा रहा है, पहुँचा रहा है, हर वस्तु दे रहा, दूध दे रहा है, वो अपने घर की आवश्यकताओं को कम करके यहाँ दे रहा है। लेकिन जिन लोगों को आपने अमीर बनाया, वे लोग इसमें क्यों नहीं दे रहे हैं? कोई लंगर भी नहीं लगा रहे हैं। कोई लंगर क्या, उसका कोई है ही नहीं, कोई साथ देने वाला भी नहीं है। तो ये चीज़ एक स्पष्ट हो रही है कि इस देश के अंदर जिस तरीके से लोगों के बीच में अलगाववाद पैदा किया, जिस तरीके से उनको बांटने का प्रयास किया, इस किसान आंदोलन ने सबको इकट्ठा कर दिया है। तो अब मुझे एक रूप दिखाई दे रहा है जो हम कई लंबे समय से मान्यवर कांसीराम साहब ने इस शब्द का एक तरह से कहें कि निर्माण किया था, बहुजन। बहुजन शब्द जो है ये कांसीराम जी ने शुरू किया और उसके बाद लगातार चला आ रहा है। लेकिन आज मुझे वास्तविक बहुजन का स्वरूप दिखाई दे रहा है।
आज यहाँ वास्तविक बहुजन बना हुआ है। लेकिन ताराराम साहब, कई लोग सवाल पूछते हैं, जैसे हमारे वीडियोस पे भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जब बहुजनों के मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई आंदोलन होता है, जैसे SC/ST एक्ट पे 2 अप्रैल वाला आंदोलन का जिक्र करें, या फिर दिल्ली में रविदास मंदिर को तोड़ा गया उसका आंदोलन हो, तो उस समय बहुजन समाज के लोग सीमित थे और इस तरह का जन समर्थन उनको नहीं मिला जिस तरह से आप लोग किसानों का, या किसी भी, जैसे शाहीन बाग में भी हमने देखा सब लोग समर्थन करने चले गए, तो वैसा जन समर्थन हमारे पक्ष में नहीं आता जब हमारा आंदोलन कोई होता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले भी आपको मैंने बता दिया, इसी अभी अभी बताया है कि ये सारा का सारा एक व्यवस्था उसके लिए जिम्मेदार है। तो ये लोग उस व्यवस्था से कटे हुए थे, यानी उस व्यवस्था के अधीन थे। इसकी वजह से उन्होंने 2 अप्रैल में हमारा साथ देने की बजाय हमारे सामने खड़े हो गए। रविदास मंदिर की लड़ाई जब हुई तो वो कभी मतलब न्यूट्रल हो गए, सामने नहीं आए। इसी तरीके से कहें तो हम लोग कि अभी शाहीन बाग तक के मामले में जब सिख और मुस्लिम एक हो गए थे, और जब SC/ST के लोग भी उसमें शामिल होने लग गए थे, उस समय तक भी ये लोग साथ में नहीं थे। लेकिन इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है, ये इनोसेंटली, या फिर कह सकते हैं कि जानकारी के अभाव में, अज्ञानता के वश या षड्यंत्र के शिकंजे में फंसे हुए थे। इसलिए अब क्या हुआ है, अब चोट ही इनके ऊपर हुई है, चोट इनके ऊपर हुई है तो ये जागे हैं। अब ये जागे हैं और जाग करके आए हैं, तो हम पहले से जागृत लोग जो हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि हम अब इन लेट से, देर से आए दुरुस्त आए तो सही, अब आए हैं, हम उसी राह पर पहले से थे और वो अब आए हैं, तो क्यों ना हम भाईचारा बना करके उनकी लड़ाई को सफल करें। ये हमारा एजेंडा रहेगा। तो ये बड़ी बात ताराराम साहब ने कही कि जो मनुवादी व्यवस्थाएं हैं वो इतनी मजबूत हैं कि वो आपके दिमाग को कैप्चर करती हैं, और बांटो राज करो की जो नीति है वो लगातार समाज में हमने देखने को मिली कि चाहे वो जातियों के आधार पे हो या धर्म के आधार पे हो। तो जो पहले सोचते थे कि हम प्रिविलेज हैं, हम थोड़ा ऊपरे पायदान पे हैं और ज़्यादा हमको विशेषाधिकार है, जब उनकी बारी आती है तो फिर वो बराबर आ जाते हैं, वो नीचे उसी श्रेणी में खड़े हो जाते हैं। तो ये एक आंदोलन की खासियत है कि इसमें बहुजन समाज और बाकी तमाम जो लोग हैं वो एक रूपता के साथ में, और मान्यवर कांशीराम साहब के जो बहुजन विचारधारा है वो बहुजन आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जन आंदोलन हर किसी के लिए ज़रूरी हो जाता है। चूंकि 2015 में मोदी जी के PM बनने के बाद मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, आप लोग भी सभी ने सुना होगा, कि मोदी जी 2000 वर्ष पहले का भारत लाएंगे। इसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि इस देश में मनुस्मृतियों को लागू करना, वही सिस्टम लाना, वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना, जाति व्यवस्था को स्थापित करना। इसी के लिए उन्होंने इस लॉकडाउन के तहत मजदूरों के 12 घंटे कर दिए। लेबर वर्क जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 घंटे, उसमें 1 घंटा रेस्ट, उसके बाद 1 सप्ताह में छुट्टी, ये जो कानून बनाए थे उसको बदल करके उन्होंने अनलिमिटेड काम करने का जो काम सिस्टम शुरू कर दिया। 15 बिल है, पूरी बिल बुक तैयार की, पूरा संविधान ही उन्होंने उलट के रख दिया है। तो ये संवैधानिक लड़ाई है। इसलिए मेरा बार बार हर जगह जा करके, अभी थोड़ी देर पहले टिकैत साहब से हमारी बात हो रही थी, उनसे भी हमने निवेदन किया है कि इस संविधान को जितना जल्दी हो सके, इस आंदोलन को संवैधानिक आंदोलन बनाओ। जब तक संवैधानिक आंदोलन ये नहीं बनेगा, ये हमारी लड़ाई कभी भी हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बुद्धि से लड़ाई लड़ते हैं और हम यहाँ बैठ कर अकड़ के बैठे हैं कि हम खाना अपना खा रहे हैं और तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है। तो उनके बाप का कुछ नहीं जा रहा है, वो तो कर रहे हैं अपना काम, उनका काम चल रहा है, हम हमारा खाना खा रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पर डीजे बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, ट्रैक्टरों पे घूम रहे हैं। उससे क्या होने वाला है? संवैधानिक लड़ाई तब लड़ी जाएगी जब संविधान के विशेषज्ञ, जब आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, जब आप जैसे बुद्धिजीवी लोग वो आगे आकर के इसको एक नया रूप देंगे। इस लड़ाई को कैसे लड़ना है बिना एक बूंद खून बहाए? बाबा साहब अम्बेडकर ने 2200 साल की व्यवस्था को बदल के रख दिया। न तो अपना एक खून बूंद बहाया, न किसी सामने वाले का। बुद्धि की लड़ाई थी ना, बुद्धि की लड़ाई थी। हमें बुद्धि से लड़ना होगा, संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ाई लड़ना होगा। जोशीले भाषणों से कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। बुद्धि का काट सिर्फ बुद्धि होता है, और ये बुद्धि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के पास होती है। जानकार लोग होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, उनको साथ लेकर करना होता है। अब किसान अकेला नहीं रहा, किसान नेता अकेले नहीं रहे, उनके साथ में पूरे देश की जनता खड़ी है। तो ये जन आंदोलन को अगर संवैधानिक आंदोलन, यानी जो संविधान पे हमला है, अगर उससे जोड़ दिया जाए तो इसका व्यापक असर होगा। ताराराम साहब का ये कहना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुमित चौहान, कैमरा पर्सन आदर्श तिवारी के साथ। जय भीम, जय भारत।